जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बाद अब एक कयास लगाया जा रहा है। आतंकी हमले हो रहे थे और देश में चुनाव चल रहा था और चुनाव के बाद शपथ ग्रहण के दिन भी एक आतंकी हमला होता है जिसमें श्रद्धालुओं को मार दिया जाता है और बस खाई में जाकर गिरती है और जिसमें बहुत सारे श्रद्धालु मारे जाते हैं। लेकिन एक मीटिंग हुई है भारत सरकार की जिसमें अजीत डोभाल NSA, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इनके द्वारा इस मीटिंग को अटेंड किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। क्या है पूरा मामला, उसको हम डिटेल में जानेंगे। क्या पाकिस्तान के ऊपर भारत कोई बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक या कुछ बड़ा ऐसा कुछ करने वाला है जिससे पाकिस्तान की कमर तोड़ी जा सके? आइए जानेंगे पूरा डिटेल में। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं MPS हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो आइए जानते हैं हुआ क्या था। अजीत डोभाल की अगर हम बात करते हैं तो 2014 में पहली बार जब मोदी सरकार आती है तो 30 मई 2014 को अजीत डोभाल को भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था। अजीत डोभाल क्या हैं, कैसे हैं, उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। 2019 में जब दोबारा मोदी सरकार आती है तो आने के बाद 3 जून 2019 को दूसरी बार राष्ट्रीय सलाहकार फिर से इन्हें चुन लिया जाता है और तब सबको आश्चर्य होता है कि एक ही कैबिनेट बार बार रिपीट क्यों हो रही है। तब मोदी सरकार ने NSA अजीत डोभाल को कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दिया था। इससे पहले तक उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। अब जब तीसरी बार केंद्र में लगातार NDA की सरकार बनी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर फिर से भरोसा जताते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। NSA बनने से पहले अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB जो है उसके हेड थे, उसके सर्वा थे। 1968 में IPS के तौर पर उन्होंने पुलिस सर्विस ज्वाइन की थी। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हर बड़े फैसले अजीत डोभाल की सलाह पर ही लिए जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होता क्या है, पहले ये आपको समझना पड़ेगा, फिर तब आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का पद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बनाया गया था। वाजपेयी सरकार में तत्कालीन प्रधान सचिव ब्रजेश मिश्रा को 19 नवंबर 1998 को NSA नियुक्त किया गया था। यानी कि अगर आपसे प्रश्न बने कि भारत का पहला NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन था, तो वो थे 19 नवंबर 1998 को नियुक्त प्रधान सचिव ब्रजेश मिश्रा। पोखरण 2 की घटना आप जानते ही होंगे। पोखरण क्या था, जो हमारे यहाँ परमाणु शक्ति परीक्षण थे, उन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ पोखरण है। इससे जुड़ी हुई एक मूवी भी है पोखरण, उसको आप देखेंगे तो पूरा घटनाक्रम आपको जीवंत नजर आएगा। पोखरण 2 से लेकर कश्मीर मुद्दे तक, वाजपेयी की पाकिस्तान तक ऐतिहासिक बस यात्रा से लेकर अमेरिका से रिश्ते सुधारने तक ब्रजेश मिश्रा की अहम भूमिका रही है। ब्रजेश मिश्रा 2 साल तक संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि भी रहे थे। उन्होंने वाजपेयी का संकट मोचन बनने का ठान लिया जाता है और उन्हें वाजपेयी का संकट मोचक कहा भी जाता था। ब्रजेश मिश्रा 23 मई 2004 को NSA के पद पर रहे थे। 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनती है और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बनते हैं, तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्हें प्रधान सचिव और NSA की पोस्ट को अलग कर दिया। पहले प्रधान सचिव ही NSA भी हुआ करते थे। मनमोहन सरकार में पूर्व विदेश सचिव JN दीक्षित को NSA बनाया गया। इस तरह से JN दीक्षित देश के दूसरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे। JN दीक्षित को 26 मई 2004 को NSA नियुक्त किया गया था। जनवरी 2005 में उनका निधन हो गया। उसके बाद कांग्रेस सरकार ने IPS और IB के डायरेक्टर रहे MK नारायणन को NSA नियुक्त कर दिया। उनके बाद 24 जनवरी 2010 को विदेश सेवा में रहे शिव मेनन NSA बने। 26 मई 2014 को उनके रिटायरमेंट के बाद 30 मई को अजीत डोभाल भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन जाते हैं। 2019 तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को राज्य मंत्री का दर्जा मिला था, लेकिन जब दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी सरकार में आए तो इन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया। NSA का पद सबसे शक्तिशाली माना जाता है। भारत में जितने भी पद होते हैं उनमें सबसे शक्तिशाली होता है। NSA न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा बल्कि विदेश नीति से जुड़े मामलों में देश के प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं।
अच्छा, ये सलाह जो होती है ना, प्रधानमंत्री मानेगा या नहीं मानेगा वो उनके अपने विवेक पर होता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि एनएसए कुछ बातें उनको बता दे, उन्होंने कह दिया कि भैया पाकिस्तान पे हमला कर दो तो प्रधानमंत्री हमला कर देंगे। प्रधानमंत्री का अपना विवेक होता है, उनको जैसा लगेगा, देश की जो उस समय सिचुएशन होगी उस हिसाब से वो करेंगे। एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि एनएससी का नेतृत्व करते हैं। एनएसए हर दिन प्रधानमंत्री को आंतरिक और बाहरी खतरों से जुड़े मामलों की जानकारी देते हैं और प्रधानमंत्री की तरफ से रणनीतिक और संवेदनशील मुद्दों की निगरानी करते हैं। जैसे कश्मीर का मुद्दा हुआ, मणिपुर हुआ, या भारत में कहीं पर और भी बड़े मुद्दे हुए, या देश दुनिया से बड़ा मुद्दा हुआ, उन सारी चीज़ों पर वो चर्चा करते हैं। या जैसे रूस यूक्रेन में युद्ध हो गया हो तो किस प्रकार से वहाँ से लोगों को भारत लाया जाए, इस पर विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे ही लोग प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं और उनकी ही बातें मानी जाती है। एनएसए हर दिन आईबी और रॉ जैसी एजेंसियों से इंटेलिजेंस लेते हैं, यानी कि जितनी भी हमारे यहाँ सुरक्षा एजेंसियाँ हैं या जो हमें नहीं दिखाई पड़ते हैं लोग, वो लोग ऐसे जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, उन सबसे इनपुट लेते रहते हैं। उसकी जानकारी प्रधानमंत्री को भी ये जाकर देते हैं। एनएसए की मदद के लिए डिप्टी एनएसए होते हैं। इस समय रिटायर्ड आईपीएस दत्तात्रेय पडसलगीकर राव के पूर्व चीफ राजेंद्र खन्ना और पूर्व आईएफएस अफसर पंकज सारण डिप्टी एनएसए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो या फिर एयर स्ट्राइक कर बदला लेना हो, सारे फैसले एनएसए की सलाह पर ही प्रधानमंत्री लेते हैं। जैसे हम पिछले घटनाओं की बात करें, 2016 में उरी अटैक के बाद, 2016 में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में पुलवामा अटैक के बाद एयर स्ट्राइक में अजीत डोभाल की भूमिका अहम थी। इतना ही नहीं, 2017 में जब डोकलाम पर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया था, तब इसे खत्म करने में भी डोभाल ने अहम भूमिका निभाई थी। सबसे ताकतवर अजीत डोभाल क्यों है, इसकी आपको थोड़ी सी हम झलक दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। अप्रैल 2018 की हम बात करते हैं। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने डिफेंस प्लानिंग कमेटी का गठन किया। इस कमेटी की कमान एनएसए अजीत डोभाल को सौंपी जाती है। एनएसए का पद सरकार में सबसे अहम होता है। एनएसए अजीत डोभाल को इसलिए भी सबसे ताकतवर माना जाता है क्योंकि डिफेंस प्लानिंग कमेटी में रक्षा सचिव, विदेश सचिव, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख और वित्त सचिव शामिल होते हैं। ये सभी एनएसए को रिपोर्ट करते हैं। बात समझ में आ गई ना, कि सारे लोग एनएसए को सारी गतिविधियों से अवगत कराते हैं। डिफेंस प्लानिंग कमेटी का काम राष्ट्रीय सुरक्षा, डिफेंस डिप्लोमेसी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम से जुड़ी प्लानिंग करना है। ये कमेटी सीधे रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करती है। इतना ही नहीं, 2018 में मोदी सरकार ने स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप को पुनर्गठन किया था। इसका प्रमुख भी एनएसए अजीत डोभाल को ही बनाया गया। ऐसा होते ही अजीत डोभाल देश के सबसे ताकतवर नौकरशाह बन गए। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले तक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप के प्रमुख कैबिनेट सचिव होते थे, लेकिन अब एनएसए हैं और कैबिनेट सचिव एनएसए को रिपोर्ट करते हैं। तो ये बड़ी बात है कि कैबिनेट सचिव अब एनएसए को जाकर सारी रिपोर्ट बताते हैं, जो पहले डायरेक्ट प्रधानमंत्री को या जो भी नियत रहा हो, तय रहा हो, उनके यहाँ जाते थे। इस ग्रुप में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कोई दूसरा होता है, लेकिन नीति आयोग का अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री खुद होते हैं। इस ग्रुप में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, कैबिनेट सचिव, सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुख, आरबीआई के गवर्नर, विदेश सचिव, रक्षा सचिव, वित्त सचिव, सचिव और वित्त सचिव रॉ के सचिव, आईबी के डायरेक्टर समेत कई अफसर इसमें शामिल होते हैं। आपको बता दें कि भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी कहती है कि भारत कभी भी पहले किसी देश के ऊपर परमाणु हमला नहीं करेगा। अगर कोई देश भारत पर परमाणु हमला करता है तो अपनी सुरक्षा में उस पर हमला किया जाएगा, लेकिन परमाणु हमला करने का आदेश देने से पहले कई सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। किसी भी परमाणु हमले को लॉन्च करने से पहले एक सीक्रेट कोड लगता है, जो एनएसए के पास भी होता है। इस कोड को डालने पर ही परमाणु हथियार लॉन्च हो सकता है। जब कोई नया प्रधानमंत्री आता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ही उन्हें परमाणु हथियारों के सीक्रेट कोड सौंपते हैं। इसके साथ ही एनएसए ही उन्हें परमाणु हथियारों से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की सैलरी क्या होती है। तो बात करेंगे 1968 बैच के आईपीएस अफसर अजीत डोभाल ने अपने करियर की शुरुआत केरल के कोट्टायम जिले के एएसएपी के तौर पर की थी। 1972 में वो आईबी में शामिल हो गए। पूर्वोत्तर में शांति लाने का श्रेय भी अजीत डोभाल को जाता है, यानी कि वो पहले से ही करामाती रहे हैं।
डोभाल को 1988 में कीर्ति चक्र से सम्मानित भी किया गया था। उन्होंने कई सालों तक पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट के रूप में भी काम किया था और इसीलिए पाकिस्तान इनसे डरता रहता है। जब तक अजीत डोभाल हैं और तो पाकिस्तान की रूह कांपती रहेगी, क्योंकि कई सालों तक ये पाकिस्तान में रहे थे और वहाँ के गली चौराहे, चट्टी चौराहा जो भी होता है सब कुछ ये जानते हैं। कई सालों तक आईबी की ऑपरेशन विंग में काम करने के बाद उन्हें आईबी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। जनवरी 2005 में आईबी के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद भी वो एक्टिव रहे। 2014 में उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक अजीत डोभाल को हर महीने 1,37,500 रुपये की तनख्वाह दी जाती है। इसके अलावा उन्हें पेंशन भी मिलती है। अब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ क्या होगा, तो पाकिस्तान के साथ क्या होगा ये तो हमें भी नहीं पता। ये तो सिर्फ अजीत डोभाल और भारत के प्रधानमंत्री को पता होगा कि अब पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है। अगर कोई पाकिस्तान से हमें सुन रहा है तो पाकिस्तान वालों थोड़ा ठीक से रहा करो यार। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।